गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मांग की लोच पढ़ेंगे और यह भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जो कि अर्थशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा इसका लाभ मिला है, इस कॉन्सेप्ट का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और ये कॉन्सेप्ट बीए पास कोर्स, एमए प्रीवियस, एमए फाइनल और इकोनॉमिक्स ऑनर्स और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं ज्ञान सुधा कार्यक्रम के तहत ही मांग की लोच। मांग की लोच से हम क्या समझते हैं एक्चुअली। एक कॉन्सेप्चुअली मैं आपको एक बात शुरू में बताती हूँ कि मांग जो है वो रिस्पॉन्सिव होती है, वो प्रतिक्रिया करती है। मांग में कुछ चेंजेस आते हैं, तो मांग में जो चेंजेस आते हैं वो किसके कारण आते हैं? अगर कीमत के कारण आते हैं तो हम ये कहेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस का जो मेजर है, इसका जो मापन है, मांग में कीमत में आने के कारण जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका जो मापन है, दैट इज़ कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि प्राइस में होने वाले चेंजेस के कारण मांग में, वस्तु की मांग में, यानी कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तनों के कारण वस्तु की मांग में अगर कोई प्रतिक्रियावश कोई परिवर्तन होता है तो हम उसे कहते हैं मांग की कीमत लोच। तो मांग की लोच का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका साफ पता चलता है, वह रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड को मेजर कर रहा है। अब डिमांड भी इसका मतलब एक वेरिएबल है, और जो दूसरा वेरिएबल है उसमें वेरिएबल और भी हो सकते हैं, जैसे इनकम भी हो सकता है, तो हम कहेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और अगर इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है, यानी कि वस्तु की मांग में परिवर्तन किसी अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की वजह से हो रहा है, तो दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो मैंने अभी आपके सामने तीन बातें बोली, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फिर इसके अलावा इलास्टिसिटी, जब हम कह रहे हैं कि मांग की रिस्पॉन्सिवनेस का जो मेजर है, मांग में जो परिवर्तन आ रहा है, अन्य वेरिएबल जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, आर्थिक चर हैं, जैसे कि इनकम है, प्राइस ऑफ गुड है, प्राइस ऑफ अदर गुड है, तो इसके कारण जो मांग में परिवर्तन आ रहा है, उस परिवर्तन के मापन को मापने की विधियां अलग अलग हो सकती हैं। तो उसके आधार पे भी हम ये बात कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी, जैसे पॉइंट इलास्टिसिटी, ठीक है, तो किसी पॉइंट पर हम उस इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं, किसी पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर, यानी कि एक स्थिर एक बिंदु है जिस पर हम बात कर रहे हैं, उस समय उन वेरिएबल्स में क्या चेंजेस आया, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आ रहा है, उस पॉइंट पर आ रहा है, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर प्राइस के उस पर आ रहा है, हम कहेंगे पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ टाइम, पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हमने मेजरमेंट के तरीके के हिसाब से भी इसकी एक प्रकार बता दिया। इसी प्रकार आर्च इलास्टिसिटी ऑफ टाइम, जब हम दो पॉइंट्स के बीच में हम देख रहे हैं कि इस के दौरान कैसा इस पूरे एरिया में मांग किस प्रकार से चेंज हुई है, तो वो हम बात करेंगे। तो हम इन कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग से लेकर के चलते हैं, और अभी हम एक बार मांग की लोच को और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने एक इंट्रोडक्शन आपको दिया, अब हम इसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव इलास्टिसिटी, पॉजिटिव इलास्टिसिटी और परफेक्टली इलास्टिसिटी, बहुत सारी टर्म्स ऐसी आएंगी। तो अब हम शुरू करते हैं मांग की कीमत लोच से। मांग की कीमत लोच आर्थिक विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण धारणा है। जैसा कि पहले बताया गया कि मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि तथा कीमत में इंक्रीमेंट होने पर, कीमत में बढ़ोतरी, वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। अब ये बात तो लॉ ऑफ डिमांड है, ये लॉ ऑफ मांग का नियम है कि अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाएगी, और अगर वस्तु की
कीमत में वृद्धि होती है तो मांग कम हो जाएगी। ये तो स्वतः हम लोग ही करते हैं, हम ही कंज्यूमर्स होते हैं। अगर हमें लगता है इसकी प्राइस ज़्यादा है तो हम उसकी डिमांड कम कर देते हैं, और जिसकी प्राइस कम होती है हम उसको ज़्यादा मात्रा में ख़रीदने लग जाते हैं, तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट तो लॉ ऑफ डिमांड का हो गया। तो अतः कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोक्ताओं की मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है। मांग में परिवर्तन की इस प्रवृत्ति को ही मांग की लोच कहा जाता है। यहाँ यह विशेष बात है कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति केवल कीमत में परिवर्तन फलस्वरूप ही नहीं होती, बल्कि उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप। मैंने आपको बताया था कि आय भी एक वेरिएबल हो सकता है। आय में परिवर्तन होने के फलस्वरूप भी मांग में चेंजेस आते हैं, या संबंधित वस्तुओं की कीमतों में, यानी कि उससे रिलेटेड कोई दूसरी वस्तु है उसके कारण भी परिवर्तन के, उसमें भी कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होते हैं। अतः अधिक स्पष्टता के लिए कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है उसे मांग की कीमत लोच, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। जबकि आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में होने वाले परिवर्तन की प्रवृत्ति को मांग की आय लोच कहते हैं। और अगर मांग में परिवर्तन की प्रवृत्ति उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है तो उससे मांग की तिरछी या आड़ी संकरण या बंग लोच, यानी कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। अब मांग की लोच का अर्थ और परिभाषा हम लोग देखते हैं। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रतिक्रियात्मकता होती है उसे मांग की लोच कहते हैं। सो रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू changes in prices is elasticity of demand. Actually, the measurement of responsiveness of demand to changes in prices, in reaction to the changes in prices, rather we would say, that is actually मांग की लोच, elasticity of demand. दूसरे शब्दों में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो परिवर्तन की प्रवृत्ति होती है, जो टेंडेंसी होती है या क्षमता होती है, उसे ही मांग की लोच कहते हैं। मांग की लोच कीमत में परिवर्तन के कारण वस्तु की मांगी गई मात्रा की प्रतिक्रियात्मकता का माप है। ये एस्थेम नामक जो प्रोफेसर हुए हैं उन्होंने यह बात कही कि ये माप है, एक्चुअली दिस इज़ अ मेजरमेंट ऑफ दैट प्रतिक्रियात्मकता। Then so it is called elasticity of demand is a measure of the responsiveness of quantity demanded to a change in price. So ये बात हुई कि ये एक measurement है, it's a map. Then प्रोफेसर कैरन क्रॉस के शब्दों में किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है, it's a rate जिस पर वस्तु की खरीदी गई मात्रा में कीमत परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है। So this is again, Karen Cross is also saying about the changes in demand due to changes in prices. प्रोफेसर रुद्र के अनुसार कीमत में न्यूनतम परिवर्तन होने पर मांग में परिवर्तन की क्षमता को मांग की लोच कहते हैं। Now he is again specifying the capacity, like कीमत में न्यूनतम, there is this minimal changes in prices, and how much a demand changes, how much capacity a good contains, that its demand will change, that capacity is elasticity of demand. So this is रुद्र ने कहा, रुद्र जी, प्रोफेसर रुद्र ने कहा। प्रोफेसर मेयर्स के शब्दों में मांग की लोच किसी मांग वक्र पर मूल्य के सापेक्षिक परिवर्तन के प्रत्युत्तर में वस्तु की खरीदी गई मात्रा के सापेक्षिक परिवर्तन का माप है। Now he is talking about the relativity. The elasticity of demand is a measure of the relative change in amount purchased in response to a relative change in price on a given demand curve. देन प्रोफेसर मार्शल ने कहा, जिन्होंने इस धारणा का प्रतिपादन किया, मांग की लोच का अर्थ इस प्रकार स्पष्ट किया, किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है, तथा कीमत में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम कमी आती है। तो यह
अपने आप ये भी बात स्पष्ट हो रही है कि दिस इज़ अगेन द मेजरमेंट। देन प्रोफेसर बोल्डिंग तथा श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने मांग की लोच को गणितीय ढंग से परिभाषित किया। प्रोफेसर बोल्डिंग ने कहा कि किसी वस्तु की कीमत में 1% परिवर्तन के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होगा उसे मांग की लोच कहते हैं। सो इट वाज एक्चुअली, जब हम इसमें मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व कर लेते हैं इकोनॉमिक्स में, तो मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स के ज़रिए हम अपनी बात को ज़्यादा स्पष्टता से और बहुत ही कम शब्दों में कह पाते हैं। और वह आप देख सकते हैं समीकरण के माध्यम से हम इतनी बातें जो बोल रहे थे उसको हमने शॉर्ट में एक समीकरण के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं कि मांग की कीमत लोच क्या होती है। मांग की कीमत लोच होती है बराबर होती है मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यूमरेटर है, यानी कि जो हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, अंश है, यानी कि जो ऊपर का हिस्सा है इस समीकरण में, जो भाग, जो अनुपात हमने दिखा रखा है, उसमें जो ऊपर का हिस्सा है उसमें लिख रखा है मांग में प्रतिशत परिवर्तन, और नीचे में लिख रखा है हमने कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, जिसको हम हर कहते हैं। तो हर क्या होता है, हर वो है जिसके कारण, मतलब यानी कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वह तो हमने नीचे लिखा हुआ है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमने ऊपर लिख रखा है। तो यही इस गणित का नियम है, और हम इसके माध्यम से कहना चाहते हैं कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के कारण मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है उसको हम मांग की कीमत लोच कहते हैं। यहाँ पर हमने संख्यात्मक मापन की विधि भी स्पष्ट बता दी कि देयर इज़ परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस which actually leads to percentage change in quantity demanded of that particular good, right? So this is actually elasticity of demand. Now वस्तु की कीमत लोच, यानी कि इसको हम फिर इसी तरीके से लिखेंगे, वस्तु की मांग की कीमत लोच या वस्तु की कीमत लोच, तो हम कैसे कहेंगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस को हम नीचे लिखेंगे। जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में किसी कीमत विशेष या उत्पत्ति विशेष पर मांग की लोच किसी कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त होती है। अब हम इसको और स्पष्ट करेंगे कि किसी कीमत विशेष या उत्पत्ति विशेष पर मांग की लोच किसी कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी जाने वाली मात्रा के आनुपातिक परिवर्तन को कीमत के आनुपातिक परिवर्तन में भाग देने पर प्राप्त होती है। तो अब हमने परसेंटेज की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, द प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइसेस लीड्स टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। सो इसको हम ये लिखेंगे कि ऊपर हम लिखेंगे मांग में आनुपातिक परिवर्तन और नीचे लिखेंगे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, क्योंकि कीमत में आनुपातिक परिवर्तन तो कारण है और मांग में आनुपातिक परिवर्तन प्रभाव है। अब आप ये देख सकते हैं कि द इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी रिटर्न ऑन द डिनोमिनेटर साइड एंड in the numerator side that will be dependent variable. So this is the way मांग की लोच can be measured. Now again we come to that samikaran, that particular samikaran we can symbolize by using x, p. So x, what? X is demand. So we can say, because John Robinson used these terminologies, these kind of symbols, so we can say EP. E is for elasticity, P is for price, so we say EP. मांग की कीमत लोच EP is equal to delta x by delta x by x by delta p by p. So this is आनुपातिक परिवर्तन, यानी कि जो पुरानी वैल्यू है x की, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड, उसमें जो चेंज हुआ है उसको हम परसेंटेज में मेजर करके डेल्टा x ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं उसका। मान लो पहले 4 थी कीमत, 4 थी क्वांटिटी डिमांडेड, और 4 से वो उसमें जो चेंज आया है वो दोगुनी हो गई है, 2 मतलब उसमें 8 हो गई है। तो हम कहेंगे 8 में से 4 गए 4, तो 4/4। सो दिस इज द वे। एंड नीचे डेल्टा p बाय p, तो डेल्टा p यानी कि प्राइस, मान लीजिए इसी प्रकार प्राइस में वो पहले 2 था और अब 4 हो गया है, तो 4 - 2, इस तरीके से हम करके 2/। सो
अभी हम इसको एक क्वांटिटेटिव बाकायदा न्यूमेरिकल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, बट अभी हम इसको सिम्बॉलिकली देखते हैं। ई पी इज़ इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय एक्स बटा डेल्टा पी बाय पी, जिसमें डेल्टा एक्स क्या हो गया, एक्स की मांग में परिवर्तन की मात्रा, दैट इज़ डेल्टा एक्स, यानी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। दैट चेंज, पर्टिकुलर चेंज वी आर कैलकुलेटिंग बाय सब्सट्रैक्टिंग दैट थिंग। नाउ देन देयर इज़ एक्स यानी कि जो एक्स की यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड की जो मूल मात्रा थी, जो ओरिजिनली वो थी, वो क्वांटिटी डिमांडेड है। देन डेल्टा एक्स बाय अच्छा, डेल्टा एक्स को तो हमने बता दिया और एक्स को बता दिया। इसी प्रकार डेल्टा पी है। डेल्टा पी क्या है, कीमत में परिवर्तन की मात्रा है, और पी क्या है, पूर्व की कीमत है। तो अब ये डेल्टा एक्स बाय एक्स बटा डेल्टा पी बाय पी को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के माध्यम से भी बता सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय एक्स, राइट। सो ये हमने रेसिप्रोकल वो करके बता दिया, और ये आप देख सकते हैं, ये इस गणित का नियम है। नियम के आधार पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली बात करी, डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू हम डेल्टा पी बाय डेल्टा पी करते हैं, और उसी को हमने यहाँ पे डेल्टा एक्स के नीचे डेल्टा पी ले आए, इंटू पी बाय एक्स कर दिया। इसे हम मांग की लोच का आधारभूत सूत्र कहते हैं। मांग की लोच सदैव ऋणात्मक होती है, क्योंकि मांग में परिवर्तन कीमत में परिवर्तन की विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड आपको रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बताता है मांग और कीमत के बीच में। इसीलिए मांग की कीमत लोच सदैव विपरीत ऋणात्मक होती है, यानी कि माइनस में होती है। और व्यवहार में मांग की लोच व्यक्त करते समय ऋणात्मक निशान को नहीं लिखा जाता। उपर्युक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि वस्तु की कीमत में बढ़त घटत होने से मांग में जो घटत बढ़त होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसे ही मांग की लोच कहते हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या क्या है। मैंने आपसे जिक्र किया ही था, मांग की कीमत लोच है, इसे केवल मांग की लोच भी कहा जाता है। किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन होने की प्रवृत्ति होती है, उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। अर्थात कीमत में एक दिए हुए आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में जो आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसे ही मांग की कीमत लोच कहते हैं। समीकरण के रूप में हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं कि मांग की कीमत लोच इज इक्वल टू मांग में आनुपातिक यानी कि प्रतिशत परिवर्तन बटा वस्तु की कीमत में आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन। मांग की लोच ई पी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और ई पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा पी इंटू पी बाय एक्स। नौ मांग की आय लोच पर आ जाते हैं। ये वह रिपीटिशन था जो कि बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही था। अब हम आय लोच पर आते हैं। किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल कीमत में परिवर्तन से ही नहीं आता, बल्कि उपभोक्ता की आय में कमी वृद्धि भी वस्तु की मांग में कमी वृद्धि को जन्म देती है। अतः उपभोक्ता की आय में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से वस्तु की मांग में जो आनुपातिक परिवर्तन होता है, उसे मांग की आय लोच कहते हैं। दूसरे शब्दों में, अन्य बातों के समान रहने पर, अब आप लोग इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ते होंगे, अन्य बातों के समान रहने पर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेटेरिस पेरिबस। सेटेरिस पेरिबस का मतलब होता है कि अन्य बातें समान रहने का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स जो कि इस सिचुएशन में अपने प्रभाव डाल सकते हैं, उनको हम स्थिर मान लेते हैं। वो बेसिक वेरिएबल्स ये होते हैं जिनको हम गिवन मानते हैं, यानी कि दिया हुआ मान लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की रुचि, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वो उसी रुचि के अनुसार अपने आप को कर रहा है। टेस्ट है ना, इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की प्राइसेस को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। इसी प्रकार हम आय को कांस्टेंट, अब हम आय का प्रभाव देख रहे हैं तो हम प्राइस ऑफ एक्स को भी कांस्टेंट मान रहे हैं, केवल आय के ही परिवर्तन को देख रहे हैं। तो जिस वेरिएबल का हम परिवर्तन देख रहे हैं, उसके अन्य जितने भी वेरिएबल्स हैं, उनको हम स्थिर मान करके फिर प्रभाव देख सकते हैं। तो इसमें अन्य बातों के समान रहने पर आय में परिवर्तन के प्रत्युत्तर में मांग में परिवर्तन की मात्रा का माप ही मांग की आय लोच कहा जाता है। और इसको हम किस सूत्र से बताएंगे? आधारभूत सूत्र के अनुसार ही हम चलेंगे। बस इसमें कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की जगह हम आय में आनुपातिक परिवर्तन ले लेंगे। तो अब हम किस तरह लिखेंगे? ई आई यानी कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन बटा आय में आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन। So EI is equal to proportionate percentage change in demand by proportionate percentage change in income, और डेल्टा एक्स बाय एक्स
बाई डेल्टा आई बाई आई इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा आई इंटू 1 बाई एक्स, यानी कि हमने आई से सूचित किया है इनकम। अब आते हैं हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे, जिसका मैंने शुरू में ही जिक्र किया था, मांग की तिरछी या आड़ी लोच। अब मांग की तिरछी या आड़ी लोच को हम अंग्रेज़ी में कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से वही बात मैंने आपको बताई थी कि किसी भी वस्तु की मांग में परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण ही नहीं होता, बल्कि उस वस्तु की संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन के कारण भी होता है। ऐसी संबंधित वस्तुएं या तो उनको सब्स्टिट्यूट गुड्स कह सकते हैं या उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कह सकते हैं। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं, जो एक दूसरे का स्थान ले सकती हैं, और पूरक वस्तुएं वो होती हैं कि बिल्कुल भी स्थान नहीं ले सकती लेकिन एक दूसरे के बिना काम नहीं चलता। तो मांग की आड़ी लोच किसी एक वस्तु की मांग में वह अनुपातिक परिवर्तन है जो दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, और इसको हम इस तरह से बता सकते हैं ई एक्स इज इक्वल टू वस्तु एक्स की मांग में परसेंटेज परिवर्तन बटा वस्तु वाई की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। सो इसको हम ई एक्स वाई और ई वाई एक्स से भी सूचित करते हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली the basic concept of income and cross and price elasticity. Now we'll take some examples regarding it. अब हम simple examples लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले हम उदाहरण लेते हैं मांग की कीमत लोच का एक उदाहरण। मांग की कीमत लोच का उदाहरण है, जैसे मान लीजिए ये बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। कोई भी वस्तु है मार्केट में, मान लीजिए कि आप देखते हैं प्याज की कीमत बढ़ गई। अब प्याज की कीमत अगर बढ़ गई है तो नेचुरली मार्केट में डिमांड उसके लिए कम हो जाएगी, लोग प्याज कम खाना शुरू कर देंगे, क्योंकि उसका कोई सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे तो वो उसकी कीमत में बढ़ोतरी होने से उसकी मांग में कमी आ जाएगी। और इसका जो रिस्पॉन्सिवनेस है उसको हम देखेंगे तो हम कहेंगे कि भाई हाईली इलास्टिक है या लेस इलास्टिक। अभी कॉन्सेप्ट हम वैसे बहुत डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, हाई इलास्टिसिटी एंड लो इलास्टिसिटी। फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि ये एक सिंपल लॉ ऑफ डिमांड है कि हमने मांग में परिवर्तन देखा कीमत में परिवर्तन की वजह से, जैसे मैंने प्याज का दिया, आलू का दिया, सब्जियों में है या किसी भी कपड़ों में है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड में है। किसी पर्टिकुलर ब्रांड का साबुन बहुत महंगा हो जाएगा तो हम उसको यूज़ करना बंद कर देंगे, और कुछ अपवाद हमेशा होते हैं लेकिन नॉर्मली हम टेंडेंसी यही रहती है। अच्छा, इसी तरीके से मान लीजिए गेहूँ बहुत महंगा हो जाएगा तो लोग वक्त सब्स्टिट्यूट ढूंढने लग जाते हैं बाजरा में और इन चीज़ों में। नेचुरली अगर बाजरा बहुत महंगा हो जाता है तो पुनः गेहूँ में आने लग जाते हैं। अगर गेहूँ बाजरा दोनों ही महंगे हो जाते हैं तो फिर वो उसमें उसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, किसका, राइस को लेने लग जाते हैं। सो डिपेंड्स, आपके खाने पीने की वस्तुओं में भी अगर कोई मान लीजिए कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो ये हम कॉन्सेप्ट, ये हमारा प्राइस इलास्टिसिटी का हो गया। इसी प्रकार यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति की आय बढ़ जाती है, उसकी इनकम बढ़ जाती है, तो इनकम बढ़ जाने से भी किसी वो व्यक्ति जो है जो चीज़ें वो नहीं ख़रीद सकता था उनको ख़रीदने की स्थिति में आ जाता है, तो भी मांग वो महंगी वस्तुओं को भी ख़रीदने लगता है, तो वो वस्तुएं उनकी डिमांड फिर बढ़ जाती है। तो ये आय का प्रभाव होता है। फिर लास्ट जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही थी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में बिल्कुल हम एग्जांपल देते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए, जैसे चाय और कॉफ़ी एक दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट्स हैं। तो अगर चाय की महंगी हो जाती है तो लोग कॉफ़ी से उसको सब्स्टिट्यूट करने लगते हैं, अगर कॉफ़ी महंगी हो जाती है तो उसको चाय से उसको प्रतिस्थापन करने लग जाते हैं। अगर तो इस प्रकार से इनकी कीमतों में प्रभाव पड़ता है। अगर हम क्रॉस इलास्टिसिटी में देखें कि चाय महंगी हो गई तो कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो हम क्रॉस इलास्टिसिटी देख पाएंगे कि कॉफ़ी की मांग की लोच क्या रही। इसी प्रकार दूसरा पक्ष आता है कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो ये तो मैंने सब्स्टिट्यूट की बात करी थी, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री की बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आप देखिए कि जैसे जो वस्तु एक दूसरे के बिना काम नहीं चल रहा, जैसे कहते हैं कि बाएं पैर का मोजा तो दाएं पैर का मोजा, है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों को एक साथ साथ ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि शुगर एंड, हालांकि आजकल तो शुगर की डिज़ है बट स्टिल शुगर एंड, अगर मान लीजिए चाय पीना लोगों ने कम कर दिया तो शुगर की डिमांड भी कम हो जाएगी,
क्योंकि वो साथ साथ चल रही चीज़ें होती हैं कि शुगर, चाय में शुगर डलती है। तो इसी तरह से ये प्रभाव जो देखे जाते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वाला, एंड दिस इज़ और वो सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला। तो कहने का मतलब ये है कि हम मान लीजिए आप कह सकते हैं कि ये तीनों प्रकार की जो इलास्टिसिटीज़ हैं, अब ये तो एक मोटे तौर पे एक ब्रॉडर टर्म्स में हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के ऊपर बताते हैं, लेकिन इसके बाद हम इनके मेजरमेंट के आधार पर इलास्टिसिटीज़ को और